नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी सरकार महिलाओं पर हो रही हिंसा और अत्याचार को रोकने के लिए तमाम अभियान चला रहे हैं, लेकिन जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के राजूपट्टी गांव में 2 महिलाओं को मारा पीटा गया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। जी हां, जानकारी मिली है कि जीयनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के राजूपट्टी गांव की रहने वाली कैलाशी देवी पत्नी राजेंद्र व सीता पत्नी मनोज को दबंग पट्टीदारों ने पुरानी रंजिश को लेकर न सिर्फ मारा पीटा बल्कि घर में घुसा और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़िता जीयनपुर कोतवाली में तहरीर लेकर भटक रही है, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आइए बताते हैं पीड़िता ने परेशान हाल में क्या कहा मीडिया से। मार झगड़ा कैला। अच्छा, कौन कौन मारा है आपको? दिनेश घर में घिंच के मारा था। दिनेश, रविंदर, सूरत, मूरत। अच्छा अच्छा, रविंदर। अच्छा हाँ, खींच के घर में मारा। अपाही में आदमी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोतवाल साहब को आज एप्लीकेशन दिए हैं। हाँ। कोतवाल साहब क्या बोले हैं? बोलना कि ले जाए आगे कार्रवाई करो। शारदीय नवरात्र में मां भगवती की पूजा अर्चना तो हो ही रही है। दशहरे का त्योहार पास आया है, लिहाजा कई स्थानों पर पारंपरिक रामलीला का मंचन भी शुरू हो गया है। आज सगड़ी तहसील क्षेत्र के ऐतिहासिक अठनारू रामलीला समिति की ओर से पारंपरिक रामलीला का बाकायदे शुभारंभ हुआ। यह शुभारंभ अजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाजपा नेता मनीष मिश्रा ने फीता काटकर किया और कई लोगों के बीच उन्होंने संबोधन में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र आज भी समाज में अनुकरणीय है। रामलीला के माध्यम से जन जन के बीच यह संदेश दिया जाता है कि सत्य ही हमेशा जीत हासिल करता है। रामलीला के शुभारंभ में सर्वप्रथम आरती हुई और उसके बाद नारद मोह का सजीव चित्रण हुआ। बड़े ही दार्शनिक तरीके से दिखाया गया यह दृश्य लोगों को छू गया। कलाकारों ने नारद मोह की लीला का सुंदर मंचन किया और भगवान विष्णु के श्राप देने के दृश्य का मंचन भी किया गया। रामलीला समिति के प्रबंधक आलोक कुमार सिंह ने पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में कहा कि रामलीला हमारी परंपरा से जुड़ी कला है। इसे नई पीढ़ी भगवान राम के आदर्शों के बारे में सीखती है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा, भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करिए, तभी समाज में राम राज की कल्पना साकार हो सकेगी। आज हमारे रामलीला समिति में नारद मोह का भी एक्ट चल रहा था। इसके तत्पश्चात रावण अत्याचार, फिर राम जन्म की सीन दिखाई जाएगी, जिसमें राम जन्म की सीन हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश होती है, जिसमें छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छा एक्टिंग का रोल और कॉमेडी का रोल प्रस्तुत करते हैं। राम जन्म के बाद मतलब वो सीन देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वयं अयोध्या में आ चुके हैं और वो मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। और इस रामलीला के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि यह संस्था 1999 में स्टार्ट हुई थी। वो हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम प्यारे सिंह जो इस समिति के डायरेक्टर थे, उनके सौजन्य से, और उसमें माननीय श्री कोषाध्यक्ष महोदय श्री जगपत साहनी जी, श्री नरसिंह यादव और इत्यादि जो लोग भी पात्र पदाधिकारी हैं, सबका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है जो आज तक ये संस्था चल रही है। और उन महान हस्तियों की जो भी नहीं है, जैसे हीरालाल साहनी थे, बिल्कुल पढ़े लिखे हमारे यहाँ नहीं थे, लेकिन उनकी एक्टिंग रामलीला समिति में हमारे सबसे अच्छी थी। जामवंत का रोल करते थे, वशिष्ठ का रोल करते थे। स्वर्गीय श्री राम शरीक राजभर जो इस साल उनका देहांत हुआ है, तो ये रामलीला हम लोग जो आयोजित किए हैं, इन महान हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए किए हैं। और हम अपनी रामलीला परिवार की तरफ से ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से इस जनता का और इस क्षेत्र का सहयोग मिलता रहा तो ये संस्था जो है बहुत आगे तक चलेगी। और यहाँ का जो रामलीला का हमारे सबसे मनोरम दृश्य होता है वो रामचोट संवाद का होता है। जैसा कि आप पीछे देखते हैं सरजू नदी बह रही है, उसमें रामचोट संवाद जो है वो केवट नाव लेके आता है और यहीं से भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा पार करते हैं। तो ये छवि जो होती है वो यहाँ के किसी भी क्षेत्र में आपको ऐसी छवि देखने को नहीं मिलेगी। हमारे रामलीला समिति में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वालों में माननीय अध्यक्ष जी श्री नरसिंह यादव, श्री धीरज राजभर, श्री हेमंत तिवारी, श्री श्रवण कुमार तिवारी, श्री नारायण साहनी, देखरेख मंत्री अमित साहनी, अंगद साहनी तथा धृगराज राजभर जो
डायरेक्टर का भी रोल अदा करते हैं और पर्दे के पीछे भी बहुत अच्छा इनका योगदान रहता है रामलीला समिति के लिए। ऐसे ही करके युवा पीढ़ी जो हमारी है बहुत अच्छा सहयोग कर रही है रामलीला समिति के लिए। रामलीला समिति में प्रमुख रूप से अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष जगपति सिंह, प्रबंधक नरसिंह यादव, उपाध्यक्ष धीरज राजभर, संयोजक हेमंत तिवारी, सलाहकार श्रवण कुमार तिवारी, संचालक श्री नारायण साहनी और कई पदाधिकारी सहयोग कर रहे हैं। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। रामलीला समिति को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि इस अच्छे कार्य के लिए। और यहाँ का सबसे अच्छा कार्यक्रम होता है राम केवट संवाद। उसके द्वारा सारे क्षेत्रवासियों को सुगम दृश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा गांव की जनता को क्या कहना चाहिए? गांव की जनता से हम चाहेंगे कि यहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखे, साफ सफाई पे ध्यान दे। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में अजमतगढ़ रोड पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, उसकी पत्नी घायल हुई है। बताया जा रहा है कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के पारनकुंडा गांव का रहने वाला 35 वर्षीय राम रतन पुत्र स्वर्गीय सुराती अपनी पत्नी हिना देवी को लेकर दवा दिलाने जा रहा था कि बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में राम रतन की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी बुरी तरह घायल है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। राम रतन 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। यह सूचना गांव में पहुंची तो पूरे परिवार में कोहराम मचा है और गांव पूरा शोक में डूबा है। और मेरे चाचा थे राम रतन। कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? ग्राम सभा पारनकुंडा। अच्छा, क्या घटना घटी आपके साथ? चाची को लिवा करके जा रहे थे दवा के लिए मुबारकपुर, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया है, वहीं वो मर गए हैं। कौन उनको कौन सा गाड़ी मारा था? कार? 2 व्हीलर थी। अच्छा, अच्छा। और ये कह रहे हैं कि किस रोड पे हुआ है? यही जीयनपुर जो चौराहा है, अजमतगढ़ से आता है, फिर इधर दोहरी घर से मेन रोड जो आता है अजमतगढ़, इसी रोड पे। पिछले 2 साल से कोविड-19 महामारी के चलते पठन पाठन प्रभावित था, लेकिन अब सरकार के आदेश पर एक बार फिर डिग्री कॉलेजों में भी पठन पाठन शुरू है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के डॉक्टर राम नरेश स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय चंगईपुर में पठन पाठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। छात्र छात्राएं खुश हैं कि चलो अब मौका मिला है, पिछले दिनों में जो पढ़ाई लिखाई प्रभावित हुई है उसकी भी भरपाई हो जाएगी। इस महाविद्यालय में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए आज पीआर इंडिया न्यूज की टीम कॉलेज कैंपस में पहुंची। इस बारे में छात्रा प्रियंका प्रजापति से बात की, जो एमएससी फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही है। छात्रा ने बताया कि हाँ, हमारे महाविद्यालय में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हो रहा है। स्कूल का नाम मेरा डॉक्टर राम नरेश पीजी कॉलेज है। और इतने दिनों बाद स्कूल खुला है, काफ़ी दिन हो गए स्कूल खुले हुए, क्या आपके स्कूल में सरकारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारा कॉलेज खुला है। क्या क्या किया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग में? सोशल डिस्टेंसिंग में हमारे कॉलेज में मतलब सभी लोग मास्क लगा के आते हैं और सैनिटाइजर यूज होता है, मतलब ऐसे वगैरह करके। अच्छा, टीचर लोग भी मास्क आते हैं? यस सर, टीचर लोग एंड टीचिंग में सभी लोग मास्क लगा कर आते हैं। इसके अलावा कॉलेज में हिंदी विभाग के शिक्षक शिव प्रसाद यादव से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कॉलेज में पठन पाठन पहले प्रभावित हुआ था, लेकिन अब हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई किसी तरह पटरी पर पहुंच जाए। इस बारे में डॉक्टर शिव प्रसाद यादव ने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। सर, मास्क लगा करके, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके, और हमारे यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। अध्यापक वृंद पालन करता है, बड़े बाबू लिपिक वृंद पालन करता है, और हमारे यहाँ बिल्कुल जो कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। और क्या किया जा रहा है? और 2 गज की दूरी बनाकर सभी छात्र छात्राएं बैठते हैं, अध्यापक लोग 2 गज की दूरी बना करके बैठते हैं। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हम अपने माध्यम से संदेश देना चाहते हैं छात्र छात्राओं को कि सभी छात्र छात्राएं कोविड गाइडलाइन का पालन करें, और अध्यापक प्रवक्ता वृंद करें, लिपिक वृंद करें। और हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है कोविड गाइडलाइन का पालन करा करके बहुत ही उत्तम और बेहतरीन काम किया है।
पिछले 20 साल से यूपी में सत्ता और सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी के नेता ही ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं जिससे वर्षों पुरानी इस पार्टी का रहा सहा जनाधार भी डूबता दिखाई दे रहा है। पार्टी के होनहार प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो एक टीवी चैनल पर चल रहे डिबेट में लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 ब्राह्मणों को डकैत कह दिया। इस बयान से पूरे यूपी के ब्राह्मण खफा हैं। आजमगढ़ जिले के ब्राह्मणों ने तो सुरेंद्र राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए महाराजगंज कोतवाली में तहरीर भी दे दी है। जी हां, पूरे पूर्वांचल में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मणों को डकैत कहने की निंदा हो रही है। आज आजमगढ़ के महाराजगंज में आरएसएस और ब्राह्मण समाज के जुझारू तेवर वाले नेता आशुतोष मिश्र के नेतृत्व में कई ब्राह्मण महाराजगंज कोतवाली पहुंचे और प्रभारी इंस्पेक्टर को तहरीर दी। इसके बाद आशुतोष मिश्र ने मीडिया के सामने इस मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी बात रखते हुए कहा कि सुरेंद्र राजपूत ने राजनीति के गिरते हुए स्तर की सारी सीमा पार कर दी है। ब्राह्मणों को डकैत कहने वाले इस नेता पर तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। महोदय, कल दिनांक 10 अक्टूबर को TV9 भारत पर बहस हो रही थी लखीमपुर कांड पर, किसान आंदोलन और में जो मारपीट हुई है, जो झगड़ा हुआ है, उस पर एक बहस का आयोजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जो ब्राह्मण मारे गए वो डकैत की तरह थे, डकैत के समान थे। मतलब हमारे जो ब्राह्मण, हमारी जो बिरादरी है, उसको डकैत माना गया, जिनको पीट कर मार डाला गया, उनको डकैत की संज्ञा सुरेंद्र राजपूत ने दिया। इस बात को सुनकर मुझे बहुत ही मानसिक आघात पहुंचा है। यह पूरी तरह से समाज में वैमनस्य फैलाने का बयान है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इसके लिए मैंने एफआईआर कराने के लिए थाना कोतवाली में दिया है और जितना भी हो सकेगा हम इस पर आंदोलन करेंगे, आगे शासन से कार्रवाई की अपेक्षा करेंगे। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी ने तो उसमें मानवाधिकार के संदर्भ में भी उसमें बोला है कि नहीं, मानवाधिकार डकैतों का भी होता है। तो क्या ये व्यू आपके लिए ठीक नहीं था? हमको नहीं लगता कि वो जो ब्राह्मण 4 मारे गए हैं वो पीट कर मार डाले गए, उनको एक डकैत की संज्ञा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। फिर आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो इस पर आपराधिक सुसंगत धाराएं बने, उसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो और जो उचित कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, उसको न्यायालय करे, सरकार करे। अब आइए हम आपको सुनाते हैं वह वीडियो जिसमें पूरे यूपी के खासकर पूर्वांचल के ब्राह्मण कांग्रेस प्रवक्ता पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सब कुछ चलाया है, हमने पीड़ित परिवार का भी बयान चलाया, हमने प्रियंका गांधी का बयान भी चलाया जी। सुन लीजिए एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किसी भी गांव में जब डकैत घुस जाते हैं और बाकायदा गांव वालों को मारते हैं, तो उसके बाद जब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ डकैत भी मारे जाते हैं। उन डकैतों के मारे जाने पर भी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिंचिंग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं, उनके भी कानूनी हक है। अब आप आ जाइए हनुमानगढ़ वाली हिंसा पर। हनुमानगढ़ वाली हिंसा पे आप लगातार मिसलीड कर रहे हैं समीर भाई, मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं। राजपूत साहब, जो आप कर रहे हैं वो आपको सही लग रहा है, वो आपको सही लग रहा है। मतलब गाड़ी से कुचले गए जो लोग, उनके मानवाधिकार हो सकते हैं, उन लोगों के मानवाधिकार नहीं हो सकते जिन्हें डंडे से पीट कर मार दिया गया। आप कह रहे हैं वो डकैत थे, आपको ये ठीक लग रहा है? मानवाधिकार है, डकैतों का भी मानवाधिकार है। हाँ, अब तो कह रहे हैं ना। नहीं तो किस बिना पर डकैत करें आप उन्हें? आप किस बिना पर उन्हें डकैत कर रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने अगर कुचल करके मारा है तो डकैत नहीं हुए। अगर ना ये तय होगा ना, और जिन लोगों को पीट कर मारा जा रहा है, आपको पता है कि उनकी क्या भूमिका थी। राजपूत साहब, गैर जिम्मेदाराना बयान मुझे लगता नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए आप जैसे जिम्मेदार शख्स को। जिम्मेदारी से दे रहा हूं और उनसे भी मुझे संवेदना नहीं मारे जाने चाहिए, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। यह तो तय है कि यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने बेलगाम प्रवक्ताओं पर लगाम न लगाई तो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मणों का 22 वोट भी शायद ही मिले। महाराजगंज से ब्यूरो चीफ राजनारायण मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ की जनता से वोट लेकर सांसद बने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हाल के कुछ वर्षों में आजमगढ़ आना बड़ा कम हुआ है। इसे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए महासंग्राम छेड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव लापता के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं और आरोप लगाया है
कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आजमगढ़ की जनता के लिए समय नहीं है, जबकि लखीमपुर खीरी कांड में जाने के लिए, सियासत करने के लिए वे मचल उठते हैं और यहां तक कि गिरफ्तारी भी देने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती लेकर प्रतीक रूप में सांसद खोजने का अभियान भी चलाया। जी हां, आप देख सकते हैं मोमबत्ती जलाई जा रही है और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव को खोजा जा रहा है। इस पर क्या कहा भाजपा नेता हरिवंश मिश्रा ने, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। देखिए, पूरे देश में महामारी का संकट इतना विकट था पूर्व में, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी एक दिन तक अपनी राहत नहीं लिए और जनता के बीच में संवाद करते रहे। लेकिन यहाँ के सांसद कोरोना काल में जनता की एक भी सुधीरने नहीं आए और इस समय जल जमाव इतना हुआ है जो कि हमारे प्रतिनिधि जगह जगह पर, नेता जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के उतर कर राहत सामग्री बांट रहे हैं और सबको हालचाल ले रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ के सांसद भी हैं। इनको यहाँ की जनता ने इसलिए वोट देकर जिताया था कि हम लोगों ने इनको वोट देंगे तो कम से कम हमारा विकास होगा और यहाँ की जनता का भला होगा। लेकिन जब से वो सांसद बने हैं यहाँ का शुद्ध भुला गए हैं। लेकिन एक बड़े नेता का अगर किसी के घर उनके कुत्ते भी मर जाएं तो वहाँ तेरही करने ये जरूर जाएंगे, वहाँ न्योता खाने ये जरूर जाएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आजमगढ़ की जनता पानी तो त्राही त्राही है, जहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई निधि नहीं है, लेकिन अपने निधि से उन लोगों ने वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन के लोगों को लेकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो यहीं पर आए थे, लेकिन एक बार बाहर की हलचल लेने नहीं गए। दूसरा, इनके 9 विधायक सब के सब एसी में आराम कर रहे हैं, कोई निकल के जनता की हालचाल नहीं ले रहा है। इसी पे हम लोगों ने आज सांसद खोजो अभियान यहाँ से चालू किया है। अगर 24 से 48 घंटे में इनकी पता नहीं लगी तो हम लोगों ने हर थानों में जा करके इनकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और इनका पोस्टर चौराहों पे हम लोग चिपकाएंगे। अच्छा सांसद जी से मैंने पूछा था, यही पूछा था सवाल कि यहाँ की जनता को खोज रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मेरा परिवार यहाँ रहता है, समाजवादी पूरा परिवार, एक एक आदमी की विकास की और तमाम चीजें उन्होंने डाली। भाई साहब, आप लोगों ने यहाँ जनता के बीच में रह रहे हैं, आप लोग बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि न तो सदर के कोई विधायक का पता है, न तो गोपालपुर के विधायक का पता है, न तो सगड़ित खैर उनका ही नहीं है। मुबारकपुर देख लीजिए और जगह देख लीजिए। आप लोगों ने, हम लोग तो नीचे स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जगह जगह अपने प्रतिनिधि के लेकर जगह जगह जा रहे हैं। पता तो लगना चाहिए कि कौन निकल रहा है इनका प्रतिनिधि। कोई नहीं निकल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अगर कहीं पे उनको राजनीति करनी हो, दंगा फैलाना हो तो जरूर जाएंगे।